Welcome back, guys. Welcome back you to the another video of VoiceBox, and today this is the second part of the chapter 2 collection of data under the book of statistics, and today we are going to finish this lesson. Okay, so starting with the leftover topic, the first heading is information from local sources or correspondents. So let's see under this method. Okay, under this method, the investigator appoints local persons or correspondents at different places. They collect information in their own way and furnish the same to the investigator. ये उस पद्धति के बारे में बात चल रही है जहाँ पे इन्वेस्टिगेटर खुद किसी दूसरे व्यक्ति से डाटा कलेक्ट करता है. ओके, देखते हैं इसका सुटेबिलिटी क्या है. ओके, सुटेबिलिटी. The method is particularly suitable when regular continuous information is needed. Second, the area of investigation is large. Obviously भैया एक आदमी 10 आदमी को अपॉइंट कर सकता है 10 डिफरेंट पर्टिकुलर एरिया से इंफॉर्मेशन लाने के लिए, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन का एरिया बड़ा हो गया. देन द इंफॉर्मेशन इज टू बी पब्लिश्ड बाय जर्नल्स, मैगजीन्स, रेडियो, टीवी एक्सेट्रा. A very high degree of accuracy and information is not required. अब देखो, मान लो वो व्यक्ति क्या कर रहा है कि 10 अलग अलग व्यक्ति को 10 अलग अलग जगह पे अपॉइंट कर रहा है, तो क्या सिचुएशन होगा कि 10 अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन मिलेंगे. लेकिन वहीं पे अब वो टेस्ट करने के लिए कि क्या मेरे को पहला व्यक्ति सही इंफॉर्मेशन दे रहा है कि नहीं, उस एक ही जगह पे वो 10 डिफरेंट आदमी को अपॉइंट करता है. तो यदि 10 के 10 ने सेम इंफॉर्मेशन दिया मतलब इन्वेस्टिगेशन सही चल रहा है, और यदि एक का भी गड़बड़ निकला इसका मतलब क्या है कि डिग्री ऑफ एक्यूरेसी कम हो गया, यानी जो इंफॉर्मेशन दे रहा है उसमें पॉलिश करके दे रहा है. देखते हैं इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को. मेरिट्स इज इकोनॉमिकल, वाइड कवरेज, कंटिन्यूटी, सुटेबल फॉर स्पेशल पर्पस. ऑब्वियसली इकोनॉमिकल तो है ही, थोड़े मोड़े पैसे तो खर्चे होते ही है, बल्कि एज कम्पेयर टू दैट पैसे कुछ बच भी जाते हैं. देन डीमेरिट्स इज लैक ऑफ ओरिजिनलिटी, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, लेस एक्यूरेट, डिले इन कलेक्शन. अब देखो, तुमने बंदा अपॉइंट कर दिया, तुमने बोल दिया कि भैया हमको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से इकट्ठा करके ला के दो. अब तुमने कोई टाइम मेंशन करके नहीं दिया, तो टाइम नहीं मेंशन करके दोगे तो वो आराम से बैठ के कलेक्ट करेगा, तो वही डिले इन कलेक्शन. चलो आते हैं हमारे नेक्स्ट पे, दैट इज इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर एंड शेड्यूल्स. ये तुम्हारा उस माध्यम को बता रहा है जिस माध्यम से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है, जहाँ पे आप डायरेक्ट उससे जाके सवाल पूछ के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. जैसे अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर प्रिपेयर अ क्वेश्चनियर टू कीप इन व्यू the object of inquiries. There are two types of collecting information based on questionnaire. First is mailing method, second is enumerators method. देखते हैं what is mailing method. Under this method, questionnaire are made to the informant. A letter is attached with the questionnaire giving the purpose of the inquiry. It is also assured that the information would be kept secret. The informant notes the answers against the questions and written the completed questionnaire to the investigator. वही बोल रहा है कि जो हम लोग सॉफ्टवेयर के माध्यम से या जीमेल के माध्यम से जो भी तुम्हारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, तो मान लो हमको किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का इंफॉर्मेशन चाहिए लेकिन वो हमसे बहुत दूर है, तो हम क्या करते हैं, उसका एक काइंड ऑफ इंटरव्यू भी लेना है, हालचाल भी पूछना है, तो अपना ईमेल के नीचे एक क्वेश्चननेयर अटैच करके भेज देते हैं, फिर बोलते हैं कि भैया इसको आप थोड़ा सा भर के भेज देना. तो वैसे ही तो आदमी जो भर के भेजता है वही होता है तुम्हारा मेलिंग मेथड. इसका सुटेबिलिटी देखो, द स्टडी ऑफ एरिया इज वेरी वाइड, द इन्फॉर्मेंट्स आर एडुकेटेड. ऑब्वियसली अनपढ़ गवार आदमी के पास तो जीमेल जाएगा नहीं, अब जीमेल जाएगा भी तो वो पढ़ नहीं पाएगा. अगेन मेरिट्स आर इकोनॉमिकल. दिस मेथड इज इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी, एफर्ट्स इन्वॉल्व. ऑब्वियसली ये समय भी बचाता है, टाइम भी बचाता है, मनी भी बचाता है. ओरिजिनल है क्योंकि भैया तुम डायरेक्ट इन्फॉर्मेंट से पूछ रहे हो.
वाइड कवरेज, मान लो एक सवाल तुमको बहुत लोगों से पूछना है तो एक ही क्वेश्चनियर को तुम एक साथ 10, 20, 50 जितने में चाहो उतने को भेज सकते हो। देन डीमेरिट्स इज लैक ऑफ इंटरेस्ट। ये भी है कि जिसने तो मतलब जिसको तुमने भेजा है मेल, अब उसका मन किया कि इंटरेस्ट नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है ये सब देने की, मेरा पर्सनल बात मैं उसको क्यों शेयर करूँ। अब तुम्हारे ऊपर उसका विश्वास नहीं होगा तो वह नहीं देगा, तो वही लैक ऑफ इंटरेस्ट, यदि उसने इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया देन लिमिटेड यूज़ एंड लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। अब आता है एन्यूमरेटर्स मेथड, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अंडर दिस मेथड अ क्वेश्चनर इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ इंक्वायरी। द एन्यूमिनेटर हिमसेल्फ अप्रोचेस द इन्फॉर्मेंट विद द क्वेश्चनियर। द क्वेश्चनियर which are filled by the enumerators by putting questions are called schedules. Enumerator are those person who helps investigator in collecting the data. Enumerator are given the training to fill schedules and put the questions intelligently to obtain accurate information. अब एन्यूमरेटर्स मेथड समझो, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वही हमारा क्वेश्चनियर का टॉपिक है। तो मेलिंग मेथड में हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चनियर को ईमेल करके भेज दे रहे हैं, ठीक है। मतलब हम वहाँ पे डायरेक्ट इन्फॉर्मेंट के सामने प्रेजेंट नहीं है, लेकिन वहीं पे हम क्या कर रहे हैं, हम एक आदमी को भेज रहे हैं जो कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चनियर को ले जाके उस इन्फॉर्मेंट से सारे सवालात को पूछ कर उससे आंसर सुन के उसको भर रहा है। तो उस भरने के प्रोसेस को, यानी जो क्वेश्चनियर उसके पास है, उस क्वेश्चनियर से उसने क्वेश्चन पूछा, इन्फॉर्मेंट ने जो आंसर दिया उसको वो जो नोट कर रहा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज शेड्यूल्स। वही जो आंसर्स वो क्वेश्चंस के अगेंस्ट में लिख रहा है उसी को हम लोग इस केस में शेड्यूल बोलते हैं। नहीं तो नॉर्मली इकोनॉमिक्स में शेड्यूल का मतलब वही टेबल, ठीक है। अब आप इसके सुइटेबिलिटी को देख लेते हैं। सुइटेबिलिटी फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज, जैसे कि हमने वो लोकल करस्पॉन्डेंट्स वाले में देखा कि भैया इन्वेस्टिगेटर अपने किसी लोकल बंदे को अपॉइंट कर देता है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, तो वहाँ पे हम लोग उसको एन्यूमरेटर बोलते हैं। एन्यूमरेटर कब बोलेंगे कि जब क्वेश्चनियर के साथ है वो, और जब वो क्वेश्चनियर के साथ नहीं है तब वो एक लोकल करस्पॉन्डेंट ही है। द इन्वेस्टिगेशन नीड्स स्पेशलाइज्ड एंड स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर, क्योंकि देखो सिर्फ जाके इन्फॉर्मेंट से क्वेश्चन पूछ के सवाल लाने से ही नहीं होगा, हमको एक ऐसे व्यक्ति को भी चूज करना है जो कि हमारे सर्वे का सही सही आंसर दे पाए। जब भी इंडिया में सेंसस होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके दिमाग में ये सवाल आता है कि हम अपने परिवार का बात पराए लोगों को क्यों बताएं। तो ऐसे लोगों को समझाने के लिए कुछ लोग होते हैं जिन लोग स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेटर होते हैं, क्योंकि भैया उनको भी अपना सेंसस पूरा करना है, लेकिन इन मूर्खों को तो समझाना पड़ेगा। अब इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, बिकॉज इन विलेज एरियाज एज यू नो द इंडियन रूरल सिचुएशन इज स्टिल illiterate. Okay, the investigator are well versed in the local language and cultural norms of the informant। ये भी है कि जो इन्फॉर्मेंट है उसके लोकल लैंग्वेज, अब मान लो क्वेश्चनियर तो सारे इंग्लिश में प्रिंटेड है, लेकिन उस सामने वाले इन्फॉर्मेंट को इंग्लिश आता नहीं हो, वो अपने लोकल लैंग्वेज में हो, या फिर वो कोई फॉरेनर हो, तो उस केस में क्या होता है कि भले वो उस पर्टिकुलर भाषा में बात करे, लेकिन इन्फॉर्मेंट से जिस भी भाषा में उसको आउटपुट मिले वो क्वेश्चनियर के भाषा में ही आंसर को फिल करना है। क्योंकि देखो क्वेश्चनियर तुम्हारा इंग्लिश में है, अब आंसर तुम तमिल, तेलुगु, कन्नड़ इसमें भरोगे, अब तो इन्वेस्टिगेटर को प्रॉब्लम होगा ना कि जिसने ये क्वेश्चनियर बना के तुमको दिया है। देखते हैं मेरिट्स में ऑब्वियसली वाइड कवरेज, एक्यूरेसी, पर्सनल कॉन्टैक्ट, कंप्लीटनेस। देन डीमेरिट्स इट्स एक्सपेंसिव, अवेलेबिलिटी ऑफ एन्यूमरेटर। एन्यूमरेटर हम किसको बोलते हैं, जो कि एक शिक्षित है, means the literate class or the literate people who are helping the investigator to complete their investigation with the help of questionnaire। ये तो किसी भी बंदे को हम एन्यूमरेटर नहीं बोलते। तभी लोकल करस्पॉन्डेंट्स और एन्यूमरेटर में यही डिफरेंस है कि लोकल करस्पॉन्डेंट से के पास कोई क्वेश्चनियर नहीं होता, और ये ज़रूरत नहीं कि उन लोग लिटरेट हो, लेकिन एन्यूमरेटर्स को लिटरेट होना पड़ता है एंड दे वॉक विद द पर्टिकुलर क्वेश्चनियर, ठीक है। तो इसके डीमेरिट्स देखते हैं। एक्सपेंसिव, अब देखो एक्सपेंसिव इसीलिए क्यों, हम शिक्षित आदमी हैं, तुम हमसे काम कराओगे तो
पैसा तो लेंगे ही। अरे उसको भैया जितना देना है दे दो। अवेलेबिलिटी ऑफ एन्यूमरेटर, देन टाइम कंज्यूमिंग। जी हाँ, क्योंकि सारे व्यक्ति का इंटरव्यू लेना बराबर नहीं होता है। किसी व्यक्ति का इंटरव्यू 15 मिनट में ख़त्म हो जाता है, किसी का 1 घंटे, किसी का सवा घंटे, किसी का घंटों पे घंटे। देन पार्शियल। अब मान लो कि जो इन्फॉर्मेंट है उसने लोकल भाषा में कोई जवाब नहीं, उसको इंग्लिश आता ही नहीं है, उसने लोकल भाषा में जवाब दिया है। एन्यूमरेटर को वो लोकल भाषा पता है, लेकिन इन्वेस्टिगेटर को वो लोकल भाषा नहीं मालूम है। एन्यूमरेटर क्या करता है, उसको इंग्लिश में अपनी तरह से इम्प्रोवाइज करके चेंज करके लिख देता है। इन्वेस्टिगेटर को कहाँ मालूम चल रहा है कि भैया क्या एन्यूमरेटर ने असली तत्व लिखा है या फिर उसने इम्प्रोवाइज करके लिखा है। तो वही ये एक डीमेरिट है, दी पार्शियलिटी। देन अब देखते हैं एक गुड क्वेश्चनियर का क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट इज लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ये भी है कि 100-150 क्वेश्चन नहीं पूछना भैया, गिने चुने क्वेश्चंस जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो कि पूछे जाने चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस। देन सिंप्लिसिटी। यहाँ पे सिंप्लिसिटी इन द सेंस वो नहीं अकेला बैठा हुआ है, simplicity in the sense the language of the question should be simple, lucid and clear. Question should be short, not long or complex. Mathematical questions should be avoided. ऐसा नहीं कि पूछने बैठ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बताइए, नहीं तो मैथ्स टीचर का इंटरव्यू ले नहीं रहे हो। अरे भले ही मैथ्स टीचर का इंटरव्यू ले रहे हो ना, क्यों, कोई फार्मूला नहीं पूछ रही है, तुम उनको जज करने नहीं बैठे हो, तुम उनका इंटरव्यू ले रहे हो। ओके देन प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस। प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस इन द सेंस मींस सबसे पहले पूछ लिया आप कितने क्लास तक पढ़े हैं या आपका क्वालिफिकेशन क्या है, उसके बाद पूछ रहा आपका नाम क्या है। वाह, दिस शुड बी अवॉइडेड। देन नो अनडिजायरेबल क्वेश्चंस। अनडिजायरेबल क्वेश्चंस और पर्सनल क्वेश्चंस मस्ट बी अवॉइडेड। द क्वेश्चंस शुड नॉट ऑफेंड द इन्फॉर्मेंट। ऑब्वियसली ऐसे सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए जिससे कि इन्फॉर्मेंट को एम्बैरेस्ड फील हो। तुम किसी का इंटरव्यू ले रहे हो और तुम उसके पर्सनल लाइफ में बार बार बुली कर रहे हो, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। देन इट शुड बी नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल। क्वेश्चंस शुड बी सच एज be answered impartially. No controversial questions should be asked. Calculations. Questions involving calculation by the respondent must be avoided. Investigator himself should do the calculation job. अब मान लो भी ऐसा कोई कैलकुलेशन जॉब है भी, तो तुमको इन्फॉर्मेंट से नहीं पूछना है कि भैया ये थोड़ा कैलकुलेट करके बताओ, नहीं, ये इन्वेस्टिगेटर का काम है। ओके, इतने सारे जो हमने कलेक्शन ऑफ डाटा का सोर्स पढ़ा या मेथड पढ़ा, ये सारे प्राइमरी थे, यानी इस हर एक फील्ड में आप डायरेक्ट इन्फॉर्मेंट से जाके या इन्फॉर्मेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट करके आप इन्फॉर्मेशन ला रहे थे। क्योंकि प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा और प्राइमरी डाटा में हमने पढ़ा कि भैया वो क्या होता है, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होता है। और अब आओ सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा, जहाँ पे हम लोग डायरेक्टली यानी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं पाते हैं, सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन पाते हैं। देखते हैं, टू सोर्सेस आर देयर, पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड। तो देखते हैं सबसे पहले पब्लिश्ड सोर्सेस। Government publications, semi-government publications, publications of trade association, publication of research institutions, papers and journals, publication of research scholars, then international publications. इसमें आप कुछ भी डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू डिटेल अबाउट इट, लाइक पब्लिश्ड सोर्सेस में गवर्नमेंट पब्लिकेशंस जैसे मिनिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया पब्लिश्ड द वैरायटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स एज देयर रूटीन एक्टिविटी। देन इंटरनेशनल में तुम डाल दो यूएनएस्को का, वर्ल्ड बैंक का, आईएमएफ का। आईएमएफ निकालती है ना हर साल कि भैया इस साल हम किस देश ने हमसे कितना उधारी लिया, उसको हमने कितने ब्याज पे दिया, किस रीज़न से दिया। क्योंकि देखो भैया, लोन लेने का तरीका हमेशा से कॉम्प्लेक्स ही होता है, भले नेशनल लोन हो या इंटरनेशनल लोन हो। ओके, कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज अनपब्लिश्ड सोर्सेस. The data are collected by the government organizations and other generally for their self-use and office records. These data are not published
This unpublished numerical informations may however be used as a secondary data. तो जैसे हमने पिछले टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे कि जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा में गवर्नमेंट पब्लिकेशन या इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, इसके जो डाटाज हैं, देखो ये जो डाटाज मैंने बोला, ये पहले तुम IMF के ऊपर यदि कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो स्कूल के ऊपर, तो तुमको IMF के वेबसाइट पे जाके उससे डाटा लेना पड़ेगा। तो ये डाटा तुम जगह कलेक्ट नहीं कर सकते, ये डाटा IMF ही कलेक्ट करेगा, और IMF का कलेक्टेड डाटा जो उसने वेबसाइट पे पब्लिश किया है, तुम उस पब्लिश्ड सोर्स के डाटा को लेके अपने प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हो, इसीलिए वो क्या हो गया, सेकेंडरी सोर्स। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिगेटर तुम नहीं थे, इन्वेस्टिगेटर तो IMF का चीफ था, जिसने लोकल करस्पॉन्डेंट्स हो, क्वेश्चनियर हो, मेलिंग हो, कुछ भी मेथड से उसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया और उसको पब्लिश किया। तुमने क्या किया, उसके कलेक्टेड इंफॉर्मेशन को अपने काम पे, अपने स्टडी के लिए यूज किया, तो तभी ये क्या हो गया, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। अनपब्लिश्ड सोर्सेस में जैसे बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जो कि गवर्नमेंट पब्लिश नहीं करती, वही बात चल रही है। तो टू इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा इज ऑल्सो, यू शुड नो दिस पार्ट ऑल्सो. Firstly is Census of India. Census of India is a decennial publication of the government of India. It relates to the population size and the various aspects of the demographic change in India. हर साल, क्योंकि हर साल तो हमारे इंडिया में सेंसस होता नहीं है, हर 10 साल में सेंसस तो होता है। तो जो हर 10 साल का सेंसस है, तुमको क्या लगता है, तो 2021 से पहले 11 में हुआ था, तो 2011 में जो डाटा निकला था और 2021 में जो आई थिंक 2021 में नहीं हुआ कोविड के कारण, 23-24 में हुआ, तो ये जो 10 साल का जो गैप है तुम्हारा, क्या ये तुम्हारा सेम रहेगा? आई मीन सेम इन द सेंस दोनों साल के डाटा सेम रहेंगे क्या? कभी नहीं। Either the population will increase or the population will decrease. That's on to the particular government कि जो इस टाइम, इस 10 साल के दौरान जो भी गवर्नमेंट सत्ता पे थी, उसने कैसे काम किया है, जिससे कि, क्योंकि देखो सेंसस सिर्फ लिटरेसी रेट, इलिटरेसी रेट, सेक्स कंपोजिशन, ये सब के बारे में नहीं है. इट्स ऑल्सो अबाउट द पर कैपिटा इनकम, पोवर्टी लाइन, देन अनएम्प्लॉयमेंट, फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, प्राइवेट एम्प्लॉयज, ये सब कुछ का सेंसस होता है भैया. तो तुमने सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ाया, पॉपुलेशन बढ़ाने से तुमने कोई महान काम नहीं कर दिया. तुमको देश की इकोनॉमी देखनी है, देश की हंगर स्ट्रेंथ देखनी है, तुमको देश की पॉवर्टी लाइन देखनी है, सब कुछ देखनी है. तो वही, तो इसके कुछ पैरामीटर्स देख लो, जैसे सेक्स ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, यानी हर एक पॉपुलेशन को पर्टिकुलरली अपना खाना मिलना चाहिए. खाना इन द सेंस रोजगार, रोजगार मिलेगा तभी खाना मिलेगा. Then population projection or density of population, then sex composition of the population or state of literacy. आज भी इंडिया के बहुत से ऐसे गांव हैं जहाँ पे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी चाहिए. देन नेक्स्ट पॉइंट इज रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशंस ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, NSSO. ये भी हमारा एक नेशनल इंस्टीट्यूशन है. ओके, लेट्स सी. NSSO is a government organization under the Ministry of Statistics and Program Implementation. This organization conducts regular sample survey to collect basic statistical information relating to a variety of economic activity in the rural as well as urban parts of the country. अब समझे स्टैटिस्टिक्स पढ़ के क्या होगा? देखो, स्टैटिस्टिक्स के ऊपर सेंट्रल मिनिस्ट्री में एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स. तो स्टैटिस्टिक्स लेके पढ़ोगे तो स्टैटिस्टिक्स के मिनिस्टर बन सकते हो, लेकिन उसके लिए तुमको पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ना पड़ेगा. ओके, लेट्स सी द पैरामीटर्स. लैंड एंड लाइवस्टॉक होल्डिंग, housing condition and migration with special emphasis on the slum dwellers, then employment and unemployment status of India, sources of household income in India, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है. Okay, so by this we have winded up the whole chapter. If you have any doubt, please ask me in the comments.
Stay tuned for the next videos, and please like and subscribe if you have enjoyed the video. Thanks for watching.